साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बताने जा रहे हैं नेपाल नरेश और उनका परिवार। उनका परिवार सन 2001 में दुर्घटनावश सबके सब मारे गए। साथियों, यह संभवतः हमारे जीवन काल में घटित सबसे नाटकीय शाही घटनाओं में से एक है। सन 2001 में नेपाल की गर्मियों में एक रात नशे में धुत युवराज दीपेंद्र वीर विक्रम शाह ने एक शाही परिवार की सभा पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें उसने गोलीबारी कर दी और 9 लोगों को मार डाला, जिसमें उनके पिता राजा भी शामिल थे और बाद में उन्होंने खुद को भी गोली मार ली। एक ही रात में नेपाल के शाही परिवार का लगभग पूरी तरह सफाया हो गया। उनका हत्यारा अस्पताल के बिस्तर पर कोमा में पड़ा हुआ था, जबकि उसके पिता की मृत्यु के समय ही उसे राजा घोषित कर दिया गया। यह हत्याकांड कथित तौर पर दीपेंद्र और उसके माता पिता के बीच हुए विवाद के बाद हुआ, जिन्होंने स्थानीय कुलीन महिला देवयानी राणा से विवाह करने की उसकी योजना पर आपत्ति जताई थी। ऐसा माना जाता है कि दीपेंद्र को धमकी दी गई थी कि यदि उसने यह रिश्ता जारी रखा तो उसे उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा, और यह संभवतः इसी कारण उसने 1 जून 2001 को हत्या कर दी। साथियों, अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि 1990 के दशक में विद्रोह के बाद संवैधानिक राजतंत्र की ओर बढ़ने के राजा के फैसले से उनके बेटे नाराज थे, जिन्हें लगा कि वे बहुत अधिक शक्ति दे रहे हैं और उन्हें कमतर भूमिका विरासत में मिलने की चिंता थी। हालांकि उनके असली इरादों को कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन दीपेंद्र लंबे समय तक शासक नहीं रहे। नरसंहार के कुछ घंटों बाद ही उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और उनके चाचा ज्ञानेंद्र 3 दिनों में नेपाल के तीसरे राजा बन गए। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया, जिससे शोकाकुल जनता सड़कों पर उतर आई और कई दिनों तक दंगे करती रही। कई लोगों को तो इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लोकप्रिय राजकुमार ऐसी हिंसा के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इससे नेपाल में अशांत काल की शुरुआत हुई, जो नरसंहार के 7 साल बाद देश की राजशाही के अंत के रूप में परिणत हुआ। प्रखर गणतंत्रवादी माओवादी राजनेताओं ने राजा ज्ञानेंद्र के प्रति जनता के आक्रोश की लहर पर सवार होकर संवैधानिक सभा में बहुमत हासिल कर लिया। जिस देश का मानना था कि उनके राजा जीवित हिंदू देवता हैं, उसने जीवित परिवार के सदस्यों को महल से बाहर निकलने के लिए 15 दिन का समय दिया। राजा वीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या की सबसे बड़ी संतान युवराज दीपेंद्र नेपाल के लोगों के प्रिय थे, जो उन्हें प्यार से डिप्टी उपनाम से पुकारते थे। साथियों, लेकिन 26 वर्षों तक शाही महल में सहायक रहे लेफ्टिनेंट जनरल विवेक कुमार शाह, जो क्राउन प्रिंस को तब से जानते थे जब वे छोटे थे, उनके अनुसार क्राउन प्रिंस का एक दूसरा पक्ष भी था। नरसंहार की 10वीं वर्षगांठ पर उन्होंने द वर्ल्ड को बताया, शुरू से ही उसे वह प्यार नहीं मिला जो उसे एक बच्चे के रूप में मिलना चाहिए था। मेरा यही मानना है, राजकुमार दीपेंद्र की शिक्षा ईटन कॉलेज में हुई, जो एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश संस्थान है जो भावी राजाओं और प्रधानमंत्रियों को प्रशिक्षण देता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने जीवन के प्यार सुश्री राणा से हुई, जो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी। एक प्रमुख नेपाली राजनेता की बेटी, जो एक भारतीय महाराजा की वंशज थी, एक राजकुमार के लिए वो एकदम उपयुक्त लग सकती थी। लेकिन रानी ऐश्वर्या इस रिश्ते को तोड़ने पर अड़ी थी और उन्होंने अपने बेटे पर शाह घराने के एक दूर के रिश्तेदार से शादी करने का दबाव डाला था। सुश्री राणा का परिवार भी संशय में था। हालांकि इस विवाह से वह नेपाल की भावी रानी बन जाती, लेकिन उनकी मां ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें कम विलासितापूर्ण जीवन शैली की आदत डालनी होगी। नरसंहार के बाद नेपाली टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि देवयानी अत्यधिक आराम और धन की आदी हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि नेपाली राजघराना अपेक्षाकृत बहुत गरीब है और उन्हें इस बात पर गंभीरता से सोचना पड़ा कि अगर उनकी बेटी की शादी गरीब घर में हो जाए तो क्या वह जीवित रह पाएगी। लेकिन दीपेंद्र और देवयानी कई वर्षों तक गुप्त रूप से एक दूसरे से मिलते रहे
जबकि युवराज अपने माता पिता से उनकी शादी की अनुमति देने की विनती करते रहे। सन 2001 तक राजा रानी और उनके प्रथम पुत्र के बीच संबंध टूटने के कगार पर पहुंच गए थे। उस समय के समाचार पत्रों की कतरनों से पता चलता है कि राजकुमार का 30 वर्ष की आयु में विवाह न करने का निर्णय राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी स्थिति के लिए खतरा बन गया था। 27 मई 2001 के एक लेख में कहा गया था कि लोग पूछ रहे हैं कि युवराज इस उम्र में अविवाहित क्यों है और क्या राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में उनका भविष्य खतरे में है। इसमें कहा गया अब समय आ गया है कि महामहिम विवाह करने। नेपाली लोग उनकी शादी का जश्न जल्द ही और भव्य तरीके से मनाना चाहते थे, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कुछ ही दिनों बाद महल के भोजन कक्ष में आयोजित रात्रि भोज का अंत रक्तपात के साथ होगा। साथियों, राजकुमार दीपेंद्र महल में आयोजित रात्रि भोज में विस्की के नशे में आए और हशीश और एक अन्य अज्ञात काले पदार्थ के मिश्रण से तैयार एक विशेष प्रकार की सिगरेट पीने के बाद नशे में थे। पहले इसके एक डिनर पार्टी के दौरान एक अन्य अतिथि के रूप में झगड़ा करने के बाद दीपेंद्र को उसके भाई निरंजन और एक चचेरे भाई द्वारा उसके कक्ष में वापस ले जाया गया। अपने बेडरूम में उन्होंने 3 बार सुश्री राणा को फोन किया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रिंस ने उनसे आखिरी बातचीत के दौरान कहा था कि वे सोने जा रहे हैं। साथियों, यहीं पर राजकुमार के मन में न जाने क्या सोचा कि सोने के बजाय वह अपने शयन कक्ष से सेना की वर्दी पहने हुए तथा 3 बंदूकें जिनमें एक M16 असॉल्ट राइफल भी शामिल थी लेकर बाहर आया। महल के एक सहायक ने उन्हें सीढ़ियों के शीर्ष पर देखा, लेकिन कथित तौर पर उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा क्योंकि राजकुमार बंदूकें इकट्ठा करने के लिए जाने जाते थे। बिलियर्ड रूम में आयोजित डिनर पार्टी केवल राज परिवार के लोगों के लिए एक निजी कार्यक्रम था, इसलिए वहां कोई गार्ड मौजूद नहीं था। राजकुमार द्वारा अपने पिता पर गोली चलाए जाने के बाद महल के सहयोगियों ने बताया कि उन्होंने शाही परिवार के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए कांच का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। एक गवाह ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि बिलियर्ड रूम में कई लोगों की हत्या करने के बाद राजकुमार बगीचे में अपनी मां की तलाश में गए। ऐसा मत करो कृपया, अगर तुम चाहते हो तो मुझे मार दो, कथित तौर पर उसके छोटे भाई निरंजन ने रानी को बचाते हुए कहा। अंततः राजकुमार के माता पिता और छोटे भाई बहनों सहित अपने 9 रिश्तेदारों की हत्या के बाद राजकुमार के चाचा आगे आए। उन्होंने अपने भतीजे से कहा, तुमने काफी नुकसान कर दिया है, अब बंदूक सौंप दो। इसके बजाय राजकुमार दीपेंद्र ने गोली मारकर उसे घायल कर दिया और फिर खुद भी बंदूक तान ली। 20 साल बाद भी हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ था। गोलीबारी के समय और महल के भीतर संचार व्यवस्था के तत्काल बंद हो जाने के कारण संवाददाताओं को कई घंटे तक सूचना के लिए संघर्ष करना पड़ा। जो कुछ हुआ उसके बारे में आधिकारिक रिपोर्ट बहुत कम थी और कई लोग यह सोचकर हैरान हो रह गए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। यह घटना अपने आप में लगभग असंभव सी लग रही थी, जैसे कि इसे शेक्सपियर की किसी त्रासदी से लिया गया हो। एक निश्चित प्रेम संबंध को लेकर पारिवारिक झगड़ा कुछ ही घंटों में हिंसा और मौत में बदल गया था, लेकिन जब सदमा खत्म हुआ तो सवाल और संदेह बढ़ने लगे। क्राउन प्रिंस अपने परिवार पर इसी तरह से हिंसक हमला कैसे कर सकते हैं? क्या इस हमले के पीछे कोई और ताकत थी? और उस रात की जांच सिर्फ 1 हफ्ते तक ही क्यों चली? प्रधानमंत्री द्वारा शुरू में इस बात पर जोर दिए जाने से कि यह दुर्घटना थी, अफवाहों को बल मिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने कहा, हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार यह घटना एक स्वचालित हथियार से दुर्घटनावश गोली चलने से हुई, जिससे राजा, रानी, युवराज और राजपरिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसे नेपाल की कैनेडी हत्या कहा गया। रिपोर्टों से पता चलता है कि 1 जून 2001 की घटना उन घटनाओं में से एक बन जाएगी जहां हमेशा कागज के टुकड़ों पर घटना का चित्रण करते रहेंगे, गोलियों की दशा का रेखांकन करते रहेंगे, अन्य बंदूकधारियों के बारे में अटकलें लगाते रहेंगे। नरसंहार के बाद भूमिगत माओवादी नेता
बाबूराम भट्टाराय के एक लेख में कहा गया है कि शाही हत्याएं एक राजनीतिक साजिश का परिणाम थी। नेपाल के सबसे बड़े अखबार कांतिपुर के 2 निदेशकों को इसके प्रकाशन के बाद देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में सरकार ने कड़ी आलोचना के बाद आरोप वापस ले लिए। अन्य षड्यंत्र घर के करीब केंद्रित थे। जल्द ही संदेह राजकुमार दीपेंद्र के अलोकप्रिय चाचा और उत्तराधिकारी ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव पर गया, जो नरसंहार की रात महल में नहीं थे। यह अफवाह फैली कि ज्ञानेंद्र ने अपने बेटे पारस के साथ मिलकर हत्याएं की थी और दीपेंद्र को फंसाया ताकि वे खुद गद्दी पर कब्जा कर सके। वहीं दोनों व्यक्तियों ने इसमें संलिप्तता से स्पष्ट इनकार किया। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ने भी बिना किसी सबूत के दावा किया कि भारत और अमेरिका शाही परिवार को हटाने की एक संयुक्त साजिश का हिस्सा थे। लेकिन दूसरों के लिए महल में हुआ नरसंहार महज नियति थी। साथियों, क्या भविष्यवाणी पूरी हुई? नेपाल में एक पुरानी कथा प्रचलित है जो 1769 की है, जब पृथ्वी नारायण शाह ने 3 राज्यों पर विजय प्राप्त की और स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। राजा काठमांडू घाटी में मार्च कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक संत से हुई जिन्होंने उन्हें दही दिया। संत ने दही चखा और बाकी दही को पवित्र घोषित करते हुए वापस कर दिया। तो ऋषि द्वारा चखा गया दही खाने से राजा ने इनकार कर दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। ऋषि ने राजा को उसके घमंड के लिए डांटा और कहा कि यदि उसने दही खाया होता तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। इसके बजाय दही राजा के 10 पैरों की उंगलियों पर फैल गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि 10 पीढ़ियों के बाद उसका वंश समाप्त हो जाएगा। कई नेपाली लोगों के लिए शाह वंश के 11वें शासक राजा वीरेंद्र की मृत्यु निश्चित ही तय थी। लेकिन नरसंहार के 2 दशक बाद कुछ लोग राजशाही को पुनर्स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में हजारों लोग लोकतंत्र की समाप्ति और राजा ज्ञानेंद्र की वापसी की मांग को लेकर काठमांडू में एकत्रित हुए थे। उन्होंने नारे लगाए, राजा कृपया वापस आइए और हमारे देश को बचाइए। हम राजशाही को वापस चाहते हैं, गणतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। साथियों, यह कहानी थी राजा नेपाल नरेश की। नमस्कार।